हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कुछ शेष प्रश्न बचे हुए हैं, इनको पहले कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 43 वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इनमें 4 वाद दिए गए हैं जो कि एक त्रुटिपूर्ण है, वह आपका डी ऑप्शन बेला बनर्जी वाद। इसका जो मामला दिया गया है, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, जो कि यह जो वाद है बेला बनर्जी वाद से संबंधित नहीं है। इसका संबंध जो है मेनका गांधी वाद से है। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब है, यानी डी जो दिया गया, जो वाद दिया गया त्रुटिपूर्ण है। देखिए, जो इंदिरा साहनी वाद है, इसमें जो मामला आया था वो था अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर, और अपने कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण का जो मामला था, यह विशाखावाद से संबंधित है। और अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। यह जो मामला है मेनका गांधीवाद से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। जो बेला बनर्जी वाद है, यह पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। विदेश यात्रा का जो अधिकार है, यह दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय के द्वारा मेनका गांधीवाद में ही माना गया था। 44 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि इनमें से कौन सा एक सही है। यह जो कथन है सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में दिया गया है। तो पहला कथन है सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, यह गलत है। यह केवल मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह भी गलत है। यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह भी गलत है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132 से 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का जो है विवरण है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 131 जो कि गलत है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 132, यह भी गलत है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अनुच्छेद 132 के अनुसार अगर बात किया जाए तो किसी उच्च न्यायालय की सिविल, डांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। जबकि अनुच्छेद 133 जो है यह केवल सिविल विषयों के अपील से संबंधित है, और अनुच्छेद 134 ए जो है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। और इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134 ए को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, किसके अंतर्गत? संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों के अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। जो उच्चतम न्यायालय, इसकी जो अपीलीय अधिकारिता है, इनको निम्न शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है संविधान के निर्वचन के मामले, जो कि अनुच्छेद 132 से संबंधित है। दूसरा है सिविल मामले, जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं, और इसका संबंध अनुच्छेद 133 से है। आपराधिक डांडिक मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं, और इसका जो संबंध है अनुच्छेद 134 से है। और विशेष इजाजत से अपील, और इसका संबंध अनुच्छेद 136 से है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जा सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। 47 है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? अनुच्छेद 142। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक वाद है, इसको ध्यान में रखना है। रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा एवं अन्य 2002-4 ACC 388 के वाद में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 142 के तहत किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है। यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय के किसी अंतिम निर्णय के पश्चात उसकी समीक्षा याचिका के
खारिज किए जाने के बाद दाखिल की जा सकती है। और संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत अगर बात किया जाए तो उच्चतम न्यायालय को संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के तहत रहते हुए अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन या रिव्यू करने या उसे परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। इसको ध्यान में रखना है। 48 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन या रिव्यू के लिए जो है अधिकृत करता है? वह आपका अनुच्छेद 137। और 49 है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब होगा उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त करता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, और इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से इसका अर्थ हो सकता है? इसका जो अर्थ है क्या है आप बताइए। देखिए, इसका अर्थ जो है इसमें दिया गया है बी ऑप्शन में, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद के द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। तो देख लेते हैं इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसे डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश के द्वारा विहित करे परिवर्तनीय होगा। और इसी अनुच्छेद का अवलंब लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यूनियन कार्बाइड मामले में पीड़ितों के लिए $470 मिलियन का मुआवजा निर्धारित करने के साथ स्पष्ट किया कि सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन या उपबंधन अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध या निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में यह अर्थ निकाला जा सकता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद के द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है? न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ है? सही जवाब होगा ए ऑप्शन, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति जो है प्राप्त है, और इसके तहत वह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अधिकारातीत पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक और अवैध या उस स्तर पर शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर पर वह संविधान का उल्लंघन करता हो। संविधान के विभिन्न अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, 131, 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246 और अनुच्छेद 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। ध्यान रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है? न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। क्या अधिकार है? तो यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो यह जो है अधिकार दिया गया है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा।
55 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है, इनकी सुरक्षा के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है? इसका सही जवाब होगा सेकंड, यानी बी ऑप्शन। सिर्फ सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है, इनकी सुरक्षा के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की जो है, यानी जो जुडिशियल रिव्यू है, इसकी व्यवस्था करता है। तो दूसरा जो कथन है सही है आपका, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि मूल ढांचे शब्द का जो उल्लेख है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में निर्णय सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के द्वारा जो है दिया गया है। तो इसलिए पहला जो है ऑप्शन, मतलब कि पहला कथन जो है सही नहीं है। और भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है, इनकी सुरक्षा के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है करता है। संविधान के अनुच्छेद 13 जो न्यायालय है, इनको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है प्रदान करता है, और यह शक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, ठीक है, तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को जो है प्राप्त है। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये दोनों करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। न्यायालय के द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना अथवा व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कानूनों और प्रशासनिक नीतियों की संवैधानिकता का परीक्षण कर उनके ऐसे उपबंधों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान का अतिक्रमण करते हो, न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। भारतीय संविधान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है उद्भूत है। भारत में संविधान के मुख्यतः अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और 136 के अंतर्गत ये शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में निहित है, और अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत राज्यों के जो राज्य के उच्च न्यायालय हैं, इनको भी जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के जो है अधिकार मिले हुए हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। दूसरा कथन है, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो डी ऑप्शन, न तो पहला और न ही दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अनुसार अगर बात किया जाए तो राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, तथा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, और इस आधार पर ही अनुच्छेद 32 के तहत जो उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत जो उच्च न्यायालय है, इनको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दिया गया है, जिसके फलस्वरूप किसी भी उच्च न्यायालय को किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने, यदि वह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, तो इनको जो है इसके संदर्भ में अधिकारिता प्राप्त है। और प्रश्नगत पहला जो है कथन पहला, अनुच्छेद 228(a) के रूप में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976, इसे संविधान में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 से संविधान में जोड़ा गया था, और 43वें संविधान संशोधन 1977 से इसे निरसित कर दिया गया था। और साथ ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 का वाद था, इसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पे भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है, यदि वह संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करना या करता है या करता हुआ प्रतीत होता है। तो ध्यान रखिएगा। 58 है, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है, बताइए कहां पर? तो भारत और यूएसए दोनों में।
भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 13 है इसके द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। जबकि यूनाइटेड किंगडम में संसद जो है सर्वोच्च है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन अभिकथन जो ये कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र जो है सीमित है और कारण आर है भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सही है, या दोनों सही है या एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो देखिए दोनों सही हैं, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। और इसके बारे में देख लेते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र जो है अमेरिका के तुलना में सीमित है। हालांकि केशवानंद भारतीवाद 1973 और मेनका गांधीवाद 1978 आदि के बाद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्रमिक रूप से न्यायिक पुनरीक्षण के क्षेत्र को विस्तारित किया जा रहा है, फिर भी यह संवैधानिक दायरे में सीमित है। इसका एक प्रमुख कारण है कि जहां अमेरिकी संविधान है इसमें विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत अपनाया गया है, वहीं भारतीय संविधान में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा जो है न्यायिक पुनरीक्षण का जो है आधार मिलता है। और इस प्रकार कथन कारण दोनों सही होते हैं, पर एक दूसरे की व्याख्या ये नहीं कर रहे हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो आधार है वो क्या है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो आधार है भारतीय संविधान में वो है आपका विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 13 है, 32, 131, 136, 143, आर्टिकल 145, 226, 227, 245, 246 और 372 आदि के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है निहित है, यानी जुडिशियल रिव्यू की जो है व्यवस्था इसमें दिया गया है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो आधार है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ठीक है, यानी विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। और इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान के द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत के रूप में बनाई गई है या नहीं, और यह अनुमोदित प्रक्रिया का अनुसरण करती है अथवा नहीं। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। 61 है, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह इन चार स्टेटमेंट है, इन चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताइए वह कौन सा जो है इसका सही जवाब होगा जो असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इसका सही जवाब है, मतलब कि जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर यानी भाग 3 से हटाकर संविधान में अनंत जो कह सकते हैं अन्यत्र कहीं रखता है। और इसके बारे में देख लेते हैं, देखिए कोई भी संविधान संशोधन कानून जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार के भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं भी रखता है, क्योंकि भाग 3 का अनुच्छेद भाग 3 है इसका जो अनुच्छेद 13(2) है यह उल्लेख करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में दिए गए अधिकार को छीनती हो या न्यून करती हो, और यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वह शून्य होगी। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान का प्रहरी और संरक्षक माना जाता है। 63 नंबर है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। 64 नंबर है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? सही जवाब होगा भारत का उच्चतम न्यायालय। 66 नंबर है, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है किसमें? भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है सर्वोच्च न्यायालय में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 67 है, दो कथन है। कथन ए कह रहा है कि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कारण आर है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो देखिए इसमें जो डी ऑप्शन है ए गलत है और आर आपका सही है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का प्रहरी और संरक्षक है, तथापि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकारिता प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी संसद अथवा राज्य विधानमंडल के द्वारा अधिनियमित किसी कानून की वैधता का परीक्षण कर सकते हैं तथा संविधान के उपबंधों के अनुसार न होने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 131(1) के तहत केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता संबंधी उपबंध तथा अनुच्छेद 226(1) के तहत अनुच्छेद 226 के अधीन जो है उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की वैधता पर विचार न किए जाने संबंधी उपबंध किए गए थे। और 43वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा जो है इन्हें निरसित भी कर दिया गया। और इस तरह से जो है आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प ए को माना था, जो कि उचित नहीं है। और 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो कौन से मामले जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? इसका सही जवाब होगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह पूछा जा चुका है। संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान के द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा संबंधी रिट निकालते हैं। और शेष जो है सभी प्रश्नगत मामले उच्चतम न्यायालय की ही अधिकारिता में आते हैं। 69 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? सही जवाब है, बताइए। तो अनुच्छेद 32, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसमें दिया गया है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है संसद को? सही जवाब होगा संसद, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि के द्वारा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। अनुच्छेद 138 के खंड 1 के अनुसार विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार जो है संसद को दिया गया है। 71 नंबर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? सही जवाब है संसद के द्वारा विधि बनाकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किससे अधिकार है? सही जवाब है राष्ट्रपति को, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। 73 नंबर है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। तो इसका सही जवाब होगा खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए कह रहा है कि इसके संदर्भ में अगर बात किया जाए तो 1998 का जो वर्ष है इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में
राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन अनुच्छेद 143 के खंड 1 के तहत किया था। 3 जज केसेस जो है, 3 जज केसेस, जो इसमें 3 जज थे, इस केस के नाम से जो है 3 जज केसेस के नाम से जो है यह प्रसिद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके 3 वादों में यह तीसरा था और इसी में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह निर्धारित किया था कि उपयुक्त संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से या कॉलेजियम के परामर्श से है। तो ध्यान रखिएगा। 74 नंबर है, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। दूसरा है, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तीसरा है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। चौथा है, उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। तो बताइए कौन से कथन जो है उच्चतम न्यायालय के परामर्शी अधिकारिता के विषय में सही है? इसका सही जवाब होगा जो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट है, मतलब कि जो दूसरा और तीसरा कथन है, सही है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से 2 प्रकार के विषयों पर सलाह मांग सकता है। पहला विषय है लोक महत्व के विषय में विधि तथा तथ्य संबंधी, और दूसरा विषय है किसी पूर्व संवैधानिक जो संधि है, यानी किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता या अन्य समकक्षीय विषयों पर। प्रथम प्रकार के मामले में परामर्श देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, किंतु द्वितीय मामले में वह परामर्श अवश्य देता है। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त निर्देश पर सुनवाई कम से कम 5 सदस्यीय जो है पूर्ण पीठ करती है। न्यायालय के द्वारा दिया गया परामर्श सरकार पे जो है बाध्यकारी नहीं होता है और यह आवश्यक नहीं है कि एक बार में केवल एक ही परामर्श के लिए निर्देश भेजे जाएं। ठीक है। 75 नंबर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से युक्त होता है कि वह, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कह रहे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। और 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसा परामर्श के लिए कहता है तब। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अनुच्छेद 143(1) के तहत अगर बात किया जाए तो भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को जो है परामर्श देता है, जबकि राष्ट्रपति उसे ऐसे परामर्श के लिए कहता है या मांगता है तो। और इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उन्नत होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह जो है उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह उचित समझता है राष्ट्रपति को उस पर जो है अपना परामर्श दे सकेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। पहला है स्वप्रेरणा पर, यानी व्यापक लोक हित के किसी विषय में यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है और केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है तब। तो बताइए उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है, और इसमें से जो सही है वह है आपका यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है तब। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है, ध्यान रखिएगा। और 78 है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव जो वर्ष 2002 में हुए थे, इनको स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 143। इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 143, ध्यान रखिएगा।
79 है मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ किनके द्वारा ली जाती है? यह शपथ किनके द्वारा ली जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और इसके बाद देखिए, जो भारत के जो संविधान के जो मतलब की अनुसूची है, इसमें अनुसूची 3 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा ली गई शपथ का उल्लेख है। ठीक है, तो इनमें और भी लोगों के लिए जो है शपथ का जो प्रावधान किया गया है, तो अनुसूची 3 के तहत जो है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का जो है अधिकार किसके पास है? तो देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को किसी अन्य जगह भेजने का जो अधिकार है किसके पास है? तो सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। और इसके बारे में देख लेते हैं। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और संविधान के अनुच्छेद 139 का सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय केवल अपनी अधिकारिता वाले क्षेत्रों में, राज्य क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायालय के मामले में जो है इसका अंतरण कर सकता है। 81 नंबर आपको जो है सूची 1 सूची 2 दिया गया है। एक तरफ वाद है और दूसरी तरफ विषय है, इसमें जो है आपको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में डिस्कस ही कर लेते हैं। जो A.K. गोपाल बनाम मद्रास राज है, इसका जो विषय था या जो वाद था, यानी वाद जो मतलब कि जो था यह किस पे आधारित था? तो निवारक अवरोध की प्रक्रिया पर। स्वतंत्र भाषण पर रोक, इसका जो विषय है किस वाद से संबंधित है? तो रोमेश थापर बनाम मद्रास राज। संविधान संशोधन की संसद शक्ति जो है, संसद की जो शक्ति है संविधान संशोधन की, यह जो विषय है किस वाद से संबंधित है? तो शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ। और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए समानता का जो विषय है यह किस वाद से संबंधित है? तो चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज से। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 82 है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? सही जवाब है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और इसके बारे में देख लेते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण से संबंधित है। ओबीसी का जो आरक्षण है इनका संबंध है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992। ठीक है, और इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का सरकार के जो निर्णय को जो है बरकरार रखा, किंतु साथ ही यह भी निर्णय दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से सशक्त भाग को इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। और इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत प्रदत्त कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। 83 है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? सही जवाब है अनुच्छेद 355। उच्चतम न्यायालय ने 13 जुलाई 2005 को सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघवाद में दिए गए अपने फैसले के तहत प्रवासी पंचाट यानी प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 था, इसके संविधान के अनुच्छेद 355 के उल्लंघन के आधार पर जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रवासी पंचाट अधिनियम 1983 अवैध रूप से भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा था और इस कानून के रहते केंद्र अनुच्छेद जो है इस कानून के रहते केंद्र अनुच्छेद 355 के तहत देश की सुरक्षा और संरक्षा के अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पा रहा था। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला असम में भारी संख्या में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ के संदर्भ में दिया था। अनुच्छेद 355 में उपबंधित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह जो है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक जो राज्य है इनकी रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकारें
जो है इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करें। 84 है टीडीएसएटी के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसे टीडी सेट कहते हैं, इसकी स्थापना 1997 के भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की अधिनियम में वर्ष 2000 में किए गए संशोधन के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था दूरसंचार क्षेत्र में किसी भी विवाद का न्यायिक समाधान करना। दूरसंचार, ब्रॉडकास्टिंग और एयरपोर्ट ट्रैफिक संबंधी मामलों में इसके निर्णयों के विरुद्ध केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, जबकि साइबर मामलों में इसके निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। 85 है निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज हैं जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया? सही जवाब होगा जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। प्रश्नकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय में एकमात्र महिला जो न्यायाधीश थी वो थी जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा 2010 में नियुक्त किया गया था, यानी नियुक्ति प्रदान की गई थी। और इससे पूर्व ये पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थी। इनसे पूर्व जस्टिस फातिमा बीबी, जस्टिस सुजाता मनोहर और जस्टिस रूपा पाल भी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश पद को सुशोभित कर चुकी थी। 13 सितंबर 2011 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुई थी और वे सर्वोच्च न्यायालय की 5वीं महिला न्यायाधीश थी। इसके पश्चात 13 अगस्त 2014 को जस्टिस आर भानुमति और 27 अप्रैल 2018 को जस्टिस इंदु मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी। वर्तमान यानी 1 अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार अगर बात किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में एकमात्र महिला न्यायाधीश जो है जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जो 7 अगस्त 2018 को इस पद पर नियुक्त हुई और वे सर्वोच्च न्यायालय की कुल मिलाकर 8वीं महिला न्यायाधीश हैं। 86 है हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? इसका सही जवाब होगा एल नागेश्वर राव। 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। ये जो न्यायाधीश हैं इनका नाम है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति AM खानविलकर, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव। इनमें से एल नागेश्वर राव सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने से पहले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे, बल्कि ये सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता थे। ये अगस्त 2003 से मई 2004 तथा 26 अगस्त 2013 से जो है 18 दिसंबर 2014 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे। इनके पश्चात वर्ष 2018 में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ऐसी पहली महिला यानी कुल 8वीं व्यक्ति बनी जो सीधे अधिवक्ता से जो है यानी बार से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्त हुई। 87 है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जो ऑप्शन दिया गया सही नहीं है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं यानी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई। इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने के लिए न्यायालय की जो है शरण ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है मतलब सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भागवती के द्वारा 1929 में हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्यवाद में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी और इस याचिका को पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने दाखिल किया था और इन्हें मदर ऑफ PIL के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि जिस समय PN भागवती ने यह याचिका स्वीकार की थी उस समय वे जो थे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, न कि मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति जो है 17 जुलाई 1973 को हुई, जबकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक था। जबकि पहली जनहित याचिका स्वीकार होने के समय YV चंद्रचूड़ यानी 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो सही जवाब है न्यायिक पहल के द्वारा। और 89 है न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे और दूसरा है न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में PIL के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला गलत है। न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है नियुक्त हुए थे। वे
कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। न्यायमूर्ति पीएन भागवती और न्यायमूर्ति अय्यर लोकहित याचिका को प्रारंभ करने और प्रोत्साहन देने के लिए जाने जाते हैं। 90 नंबर है पीआईएल है। पीआईएल क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ध्यान रखिएगा। और 91 है जनहित याचिका कहां पर प्रस्तुत की जा सकती है? तो जनहित याचिका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इन दोनों में जो है प्रस्तुत की जा सकती है। 92 है कथन ए कह रहा है कि जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। कारण आर, जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। इसका सही जवाब होगा ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। जनहित याचिका के माध्यम से नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह किसी व्यक्ति समूह या समाज के हित संबंधी मामलों में न्यायिक उपचार की प्राप्ति के लिए न्यायालय जा सकता है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी है। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश है कौन? तो सही जवाब होगा यूएसए। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश है यूएसए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से, यानी जो जुडिशियल एक्टिविज्म है या भारत में न्यायिक सक्रियता है, यद्यपि न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दोनों से संबंधित है। वस्तुतः जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक प्रक्रिया भारत में सामाजिक परिवर्तन के वाहक के रूप में जो है उभरी है। 96 है सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कह रहे कि सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। 23 सितंबर 2003 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.बी. शाह और न्यायमूर्ति डॉक्टर ए.आर. लक्ष्मण ने जो है विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय और अन्य के बाद में दिए गए अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति के लिए किसी महिला को वरीयता देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। 97 है उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? इसका सही जवाब है कोयला आवंटन घोटालावाद में, डी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कोयला आवंटन घोटालावाद की सुनवाई के दौरान सीबीआई को पिंजराबंद तोता की संज्ञा दी थी। 98 है समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। ठीक है। 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया था। आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराध से संबंधित है। 99 है किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? सही जवाब होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है और इसमें मतलब कि स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा या अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां जो है अंग्रेजी भाषा में होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। राज्यपाल को जो है नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।